पहले वाली वीडियो में मैंने गॉस लॉ बताया था और आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इस नेचर में कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कहने का सेंस डायमेंशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। डायमेंशन कहने का सेंस हुआ कि उसमें कितना टाइप का एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग इस नेचर में कितने टाइप के बॉडी होते हैं आज हम लोग पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन को समझेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट उसमें या तो लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है या फिर लेंथ ब्रेथ है या फिर लेंथ ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, तो चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो या फिर हाइट हो, ठीक है, हम लोग वन टाइम में जब किसी एक चीज़ को काउंट करेंगे, लेंथ या ब्रेथ या फिर हाइट, तो उसको हम लोग वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जब एक बार में किसी भी दो चीज़ को काउंट करेंगे, जैसे लेंथ ब्रेथ, हाइट ब्रेथ, तो उसको हम लोग टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब वन टाइम में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को फिर इतना ही चीज़ देखने को मिलता है। अब कुछ साइंटिस्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम में 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन ये है, बट वो अभी उसके बारे में टोटल नॉलेज सबको नहीं हो पाया है, और इसलिए हम लोग गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो 1, 2 या 3 डायमेंशन में ही देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर ये वन डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ जो वन डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हो गया उसको हम लोग थिन ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हैं। अब थिन ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब का सिंपल सा मीनिंग समझिए। जैसे आप इंजेक्शन, किसी को डॉक्टर को इंजेक्शन देते हुए देखे होंगे, तो इंजेक्शन का जो अगला पार्ट ये निडल होता है, तो वो निडल क्या बहुत पतला ट्यूब के टाइप का होता है। उसके इंटरनल पार्ट होकर लिक्विड या लिक्विड मेडिसिन फ्लो करता है। उस टाइप के पतला ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब के लिए हम लोग वन डायमेंशन नाम के टर्म का यूज़ करते हैं। और उस ट्यूब का ये दोनों स्टार्टिंग पार्ट और एंड पार्ट को क्लोज कर दिया जाए तो वो भी एक क्लोज थिन ट्यूब कहलाएगा। ठीक है, और चूंकि वो सरफेस क्लोज है इसलिए वहाँ गॉस लॉ अप्लीकेबल होगा, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है। तो वो थिन ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब क्लोज है तो वहाँ अप्लीकेबल। तो यहाँ आपको एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया गया या थिन सरफेस दिया गया है। ठीक है, तो कि इसमें 2 डायमेंशनल सरफेस का ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, उसके मिडिल का जो पार्ट है ये हॉलो पार्ट होता है। और इसका एग्जांपल सिंपल सा देते हैं, दे सकता हूँ। जैसे आप लोग घर में आप लोग की माँ आती होगी, सत्तू पूरी बोलते हैं। सत्तू पूरी का एक अपर पार्ट होता है जो आटा का बना होता है, एक लोअर पार्ट होता है जो आटा का बना होता है। ठीक है, और एक मिडल पार्ट होता है जो दाल का बना होता है। ठीक है, तो यदि वहाँ दाल नहीं रहे तो एक टाइप को वो हॉलो सरफेस फॉर्म करेगा। ठीक है, यदि सॉलिड फॉर्म में हो और उसके अंदर दाल नहीं हो तो वो हॉलो सरफेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वहाँ तो वो आपको एक डिस्क टाइप का होता है, ये इस टाइप का फिगर। लेकिन सोचो यदि वो डिस्क टाइप का नहीं हो, इस टाइप का हो, तो वही बात यहाँ पे है, डिस्क टाइप का होगा तो ऐसा होगा। तो ये आपको 2 डायमेंशनल सरफेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ है, तो ये आपको 2 डायमेंशनल सरफेस हो गया। इट मीन्स ये एक्स और वाई एक्सिस, क्लियर। और तो ये हो गया 1 डायमेंशन सरफेस, ये 2 डायमेंशन सरफेस, और यहाँ आपको ये दिया गया 3 डायमेंशन सरफेस। जैसे आपको एक फुटबॉल हुआ, तो फुटबॉल के सरफेस पे यदि चार्ज दे दिया जाए तो वो चार्ज हॉलो सरफेस हुआ। ठीक है, अब बच्चा जो छोटा सी बॉल से खेलता है तो बॉल भी आपको एक हॉलो सरफेस और 2 डायमेंशनल सरफेस हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन को देखते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ जो फिगर ये दिया, ये फिगर आपको एक इन्फिनाइट लॉन्ग एक्सपेंडेड चार्ज, कोई रड या फिर कोई वायर है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज तो वायर दिया गया है। ठीक है, इसके सरफेस पर क्या है तो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोग यहाँ प्लस क्यू चार्ज ही कैलकुलेट करना या लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होगा कि माइनस क्यू चार्ज लेने पर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इनसाइड इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से। और जब प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड होगा, मतलब बाहर की ओर होगा। क्लियर, तो प्लस क्यू चार्ज लेने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर के साइड, माइनस क्यू चार्ज लेने पे वो अंदर के साइड आएगा। बस ऐसा, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग को सिर्फ प्लस क्यू चार्ज ही कैलकुलेट करना। आपको सॉरी यहाँ माइनस होगा,
तो आप वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते हो, और माइनस क्यू चार्ज लेने पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इनसाइड होगा। क्लियर? तो माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, और प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे आउटसाइड होगा। तो चलिए, यहाँ आपको एक थिन वायर दिया, उसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज गिवन है, और ये इन्फिनाइट एक्सपेंडेड वायर है। ठीक है? और जब भी इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज गिवन रहेगा तो उसके चारों साइड क्या होगा, तो आपको एक सिलिंड्रिकल सरफेस फॉर्म होगा। ठीक है? तो जो इसी थिन वायर को हम लोग जूम कर देंगे, जूम करने पर क्या होगा, उसके सराउंडिंग एक सिलिंड्रिकल सरफेस फॉर्म होगा। तो वही आपको यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल सरफेस फॉर्म हो रहा है। और आप कन्फर्म हो कि किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस में 3 फेस होता है। फर्स्ट फेस यहाँ आपको कर्व वाला पार्ट हो गया, ये कर्व वाला पार्ट फर्स्ट फेस हो गया, यहाँ ये अपर प्लेन पार्ट हो गया सेकेंड फेस, और ये हो गया थर्ड फेस। तो यहाँ ये कर्व फेस, प्लेन फेस और प्लेन फेस। ठीक है? और यदि हम लोग इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को सिलिंड्रिकल शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल सरफेस जो फॉर्म हुआ या शेप जो फॉर्म हुआ, इस वायर के कारण ही फॉर्म हुआ है, वायर के चार्ज के कारण फॉर्म हुआ है। ठीक है? तो हम लोग पहले एक कर्व पार्ट पर एक पॉइंट पी लेट कर लेते हैं, और ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है? और चूंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, और हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर राइट साइड हो गया। ठीक है? वेक्टर एरिया, और वेक्टर एरिया भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एरिया जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ उसके मिडिल में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अब देखते हैं पॉइंट P2 पर, पॉइंट P2 कहाँ पर है, तो अपर प्लेन सरफेस पर पॉइंट P2 है। ठीक है? और यहाँ जो ये सरफेस है, ये प्लेन है, इस प्लेन सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। तो इसका वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड हो गया। और चूंकि वायर यहाँ पर है, उस पर चार्ज इस टाइप से गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसके राइट साइड इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड होगा। यहाँ उसके मिडिल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। क्लियर? तो पॉइंट P1 पर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, पॉइंट P2 पर 90 का एंगल फॉर्म हुआ। अब आते हैं हम लोग पॉइंट P3 पर। ये P3 कहाँ पे है, तो जो बॉटम का ये प्लेन पार्ट है, इस प्लेन पार्ट में पॉइंट P3 है। ठीक है? इस पॉइंट P3 का भी सरफेस ये बॉटम साइड में है, तो इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या होगा, आपको वेक्टर एरिया DA होगा। क्लियर? और चूंकि सरफेस पर चार्ज यहाँ पर गिवन है, तो इस चार्ज के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जो इस टाइप से गिवन है। और यहाँ इसके मिडिल में क्या होगा, आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो क्या देखिए, पॉइंट P1 पर एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हुआ, पॉइंट P2 पर एंगल का वैल्यू 90 हुआ, पॉइंट P3 पर एंगल का वैल्यू 90 हो गया। ठीक है? अब किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में उसी टर्म को लिखते हैं जो इस फिगर में गिवन होता है। ठीक है? अब देखिए फिगर में क्या गिवन है, तो एक इन्फिनाइट लॉन्ग एक्सपेंडेड वायर है। ठीक है? जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। ठीक है? और उस वायर के सराउंडिंग एक वर्चुअल गॉसियन सरफेस फॉर्म हुआ। ध्यान रखिए, यहाँ सरफेस वर्चुअल इसलिए हम लोग यहाँ डॉटेड वाली लाइन का यूज़ किए हैं। तो इस चार्ज वायर के सराउंडिंग एक वर्चुअल गॉसियन सरफेस फॉर्म हुआ है। उस वर्चुअल गॉसियन सरफेस में 3 फेस है, एक कर्व फेस, एक अपर प्लेन, एक बॉटम का प्लेन। ठीक है? तो हम लोग को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग को इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं हम लोग। और किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन में मेनली उसी टर्म को लिखना होता है जो आपको फिगर में गिवन है या फिर दिख रहा होता है। तो क्या लिखेंगे, लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड, लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड ऑन ए थिन वायर। ठीक है? सराउंडिंग दिस वायर ए वर्चुअल गॉसियन सरफेस इज फॉर्म्ड। Clear? Angle between the electric field intensity and vector area on point P1 is 0 degree. Angle between the electric field intensity and vector area on point P2 is 90 degree. Similarly, angle between the electric field intensity and vector area on point P3 is 90 degree. ठीक है? Again we let the electric flux of point P1 is d phi 1. ठीक है? d phi 1. Electric flux of point P2 is d phi 2 and electric flux of point P3 is d phi 3. तो ये आपको तीनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया रिस्पेक्टिवली हो गया। अब हम लोग क्या लेट करते हैं कि जो सरफेस है उस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है।
ठीक है, सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है। हम लोग यहाँ फाई क्यों लेट करते हैं, तो फाई लेट करने का रीज़न यही है कि हम लोग पहले गिवन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और जब गिवन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे तो जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ भी फाई को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग गिवन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ के फ्लक्स से कंपेयर कर लेंगे। क्लियर। तो हम लोग पहले गिवन फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ के फ्लक्स से कंपेयर कर लेंगे। और गॉस लॉ का जहाँ भी एप्लीकेशन होगा, सभी चाहे 1 डायमेंशन हो या 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, सभी के लिए इस मेथड का यूज़ करना है कि पहले गिवन फिगर का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लो, उसके बाद गॉस लॉ का जो फ्लक्स है उस फ्लक्स से इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर करके ही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम लोग भी यहाँ उसी मेथड का यूज़ किए हैं। अब देखिए, तो हम लोग को इस गिवन फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, तो इस फिगर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट P1 का फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, जो d1 होगा। उसको इंटीग्रेट करने से हम लोग को टोटल इस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा। क्लियर। तो हम लोग पहले इस गिवन पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को टोटल गॉसियन कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा। फिर हम लोग अपर पॉइंट P2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस अपर वाले पार्ट का फाइंड हो जाएगा। फिर हम लोग पॉइंट P3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे d3, फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस बॉटम वाले टोटल कंप्लीट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा। उसके बाद हम लोग इस कर्व वाले, इस अपर वाले और इस बॉटम वाले तीनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे। ऐड करते ही हमको कंप्लीट फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा। ठीक है, तो या तो आप तीनों को P1, P2, P3 तीनों का इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करके ऐड करें, या फिर तीनों का आप एक बार में ऐड भी कर सकते हो। और हम यहाँ पर तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन टाइम में ऐड किए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 हो गया। क्लियर। और जो पॉइंट P1, उस पॉइंट P1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पॉइंट P1 पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था। क्लियर। तो पॉइंट P1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया EDA cos 0 डिग्री। और चूंकि हमको कंप्लीट कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इसलिए हम लोग उसको इंटीग्रेशन उसमें लगा दिए। ठीक है, और इसको पढ़ते इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। अब यहाँ तो आपको ये कर्व पार्ट क्लोज नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए हम लोग यहाँ पर तीनों पार्ट के फ्लक्स को ऐड किए हैं। और फर्स्ट कर्व पार्ट, सेकेंड प्लेन, थर्ड प्लेन, तीनों को ऐड करते ही आपको फिगर क्लोज बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये क्लोज सरफेस का सिंबल लगाए हैं। यदि आप इंडिविजुअल आप किसी एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, जैसे आप कर्व वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे, तो आपको यहाँ पे इस क्लोज वाले सिंबल का यूज नहीं करना है। अपर पार्ट वाले का इंडिविजुअल फाइंड करोगे तो वहाँ भी आपको इस सिंबल, स्फेरिकल सिंबल का यूज नहीं करना है। बॉटम वाले का भी यूज करोगे तो वहाँ भी आपको इसका यूज नहीं करना, क्योंकि इंडिविजुअल वन फेस आपको ओपन होगा और गॉस लॉ ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट, चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए कि EDA cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 का एंगल फॉर्म हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDA cos 0 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिए। सेकेंड पॉइंट का EDA, ठीक है, यहाँ D2 लगाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट के लिए ED2 cos 90 डिग्री, चूंकि यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म हुआ, तो सेकेंड पॉइंट के लिए EDA cos 90 डिग्री। अब चूंकि कंप्लीट फेस का फाइंड करना है तो उसको भी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस कर लिए। थर्ड पार्ट का EDA cos 90 डिग्री, चूंकि यहाँ भी 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो EDA3 cos 90 डिग्री। अब यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लगाए, चूंकि हम लोग कंबाइंड फिगर का फाइंड कर रहे हैं, ऐड करके फाइंड कर रहे हैं, इसलिए वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे EDA cos 0 डिग्री, तो यहाँ EDA1 तो बिल्कुल होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको छोड़ दिए। cos 90 0, तो 0 इंटू EDA2 0, cos 90 0, तो 0 इंटू EDA3 0 हो गया। ठीक है, अब 5 यहाँ आएगा। अब यहाँ E और DA1 का था, हम आपके हैं कौन, तो बेचारा साइड हो गया, बचा के DA1 और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। अब यहाँ E तो आएगा ही, और DA1 मतलब होता है छोटे से पॉइंट का एरिया, बट इंटीग्रेट करने के बाद वो कंप्लीट कर्व पार्ट को इंटीग्रेट रिप्रेजेंट करेगा। तो कंप्लीट कर्व पार्ट के लिए हम लोग A1 लिखे हैं। ठीक है, A1 लिखे हैं। अब यहाँ E आएगा ही, यहाँ पर E आ गया। अब इस कर्व पार्ट के एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh होता है, 2πRh, बट हम लोग हाइट के प्लेस पे यहाँ L लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर L का यूज़ किया गया है।
ठीक है। तो यह हम लोग को आ गया कंप्लीट गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल उसको ये लिखे हैं। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं कि दोनों का लेफ्ट साइड में फाई है, और जब दोनों के लेफ्ट में फाई है मतलब जब लेफ्ट इक्वल है तो ऑटोमेटिक राइट इक्वल होगा। तो राइट में क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ई, यहाँ पर ई यहाँ आ गया, और 2 पाई आर एल क्या हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर बाय में चले गया, तो 2 पाई आर एल बाय में आ गया, बचा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ई आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट का था, हम साथ साथ हैं, तो 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट साथ हो गया, ठीक है। यहाँ क्यू बाय एल भी कहता हम साथ साथ हैं, और आर क्या कहता हम आपके हैं कौन, तो आर साइड हो गया, क्लियर। तो क्यू बाय एल यहाँ आ गया, ठीक है, और 1 बाय आर यहाँ आ गया, और 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ ई जो हम लोग पहले देख चुके हैं 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है क्या, जो वहाँ जो क्यू बाय एल था तो उस क्यू बाय एल को हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं। यहाँ क्यू बाय एल के प्लेस पर लैम्डा आ गया, 1 बाय आर आ गया, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, और यहाँ आर हो गया। तो यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो लैम्डा क्या हो गया, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज हो गया। अब यहाँ पर ई आ गया, और या तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, इस फॉर्मूला को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या उसी में हम लोग ऊपर ने 2 से मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बचा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय आर यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कहता हम साथ साथ हैं, साथ हो गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 और लैम्डा कहता हम साथ साथ हैं, 2 लैम्डा साथ हो गया, ठीक है। बचा क्या, आर। आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हो कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्मॉल के बोलते हैं, ठीक है। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्मॉल के बोलते हैं, 2 लैम्डा बाय आर यहाँ गया। और आपको नॉर्मली या नॉर्मल कंडीशन में जो भी मीडियम गिवन होता है उस मीडियम में एयर होता है। अभी तक का हम लोग जो फार्मूला प्रूव किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए था, बट यदि आपको एयर के अलावा और अदर कोई मीडियम देगा तो फॉर अदर मीडियम यहाँ पर कैपिटल के आएगा, ठीक है। और वो स्टार्टिंग से ही होते आएगा, यहाँ पर कैपिटल के होगा तो हम लोग वहाँ कैपिटल के लिखेंगे, 2 लैम्डा बाय आर, 2 लैम्डा बाय आर आ गया, ठीक है। और इस कैपिटल के को हम लोग एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, 2 लैम्डा बाय आर, क्लियर।